हमास के खिलाफ चल रहे महायुद्ध में इजराइल अगर जीता तब भी पुतिन की जीत होगी और अगर इजराइल हमास से हार गया तब भी व्लादिमीर पुतिन ही जीतेंगे। दरअसल ये बात अब नेटो को भी बखूबी समझ आ गई है, लेकिन नेटो अब ये जानकर डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि उसने इजराइल के साथ हमदर्दी जताकर अपने हाथ खुद ब खुद जला लिए। इजराइल की वजह से नेटो में फूट पड़ गई है। क्या इजराइल का युद्ध नेटो के टुकड़े टुकड़े कर देगा? जिस नेटो को करीब 2 साल से चल रहा यूक्रेन का युद्ध नहीं तोड़ पाया, उसके वजूद पर महज 2 महीने से जारी इजराइल की जंग ने तलवार लटका दी है। रूस को दुश्मन मानने वाले नेटो को अमेरिका का दोस्त ही मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। अमेरिका की अगुवाई वाले मिलिट्री अलायंस में आग लगाने वाला खुद अमेरिका का जिगरी दोस्त इजराइल है। इसलिए अब नेटो के अंदर इजराइल के खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा है। नेटो के कई बड़े देश कह रहे हैं कि इजराइल हथियार डाल दे, इजराइल युद्ध खत्म कर दे। एक तरह से नेटो ने कह दिया है कि इजराइल हमास के सामने सरेंडर कर दे। नेटो का सदस्य फ्रांस इजराइल पर तमतमाया हुआ है। उसने 2 टूक कह दिया है कि इजराइल ने बहुत खून बहा दिया है, अब वो रुक जाए। नेटो देश तुर्की तो हमास के लड़ाकों को फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानियों का तमगा दिए बैठा है। स्पेन तो इजराइल के मुंह पर कह चुका है कि वो गाजा में ठीक नहीं कर रहा। इटली भी जंग से खौफ में है, वो तो मांग कर रहा है कि फिलिस्तीन को उसका देश दो और फसाद को खत्म करो। मगर नेटो का नेतृत्व करने वाला अमेरिका वो इजराइल को हथियार देने में लगा है। यानी फ्रांस, इटली और तुर्की सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं और नेटो में अमेरिका की मुखालिफत करने का एक ही मतलब है। नेटो में 2 फाड़ के पूरे पूरे आसार बन गए हैं। क्या इजराइल की वजह से नेटो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? शुरुआत में कहानी बिल्कुल अलग थी। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमला करते ही नेटो इजराइल के समर्थन में उतर आया था। पूरा का पूरा नेटो इजराइल के पीछे खड़ा हो गया था। नेटो के चीफ ने इजराइल को यह भी भरोसा दिया कि इस जंग में वो खुद को अकेला ना समझे। लेकिन अब इजराइल पर युद्ध रोकने का सबसे बड़ा प्रेशर नेटो से आया है। सवाल है कि क्या नेटो करा देगा अब इजराइल का सरेंडर? इन सब में अमेरिका भी बुरा फंसा है। पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लेकर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज तक नेटो के बड़े बड़े देशों के नेता इजराइल का साथ देने, उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन अब यही देश इजराइल का साथ देने पर बढ़ गए हैं। कह रहे हैं कि इजराइल खुद पर लगाम लगाए। ऐसा कैसे हुआ? 2 महीने में ये पिक्चर पलटी कैसे? इजराइल के सिर पर हमास से बदला लेने का ऐसा भूत सवार है कि वो बेकाबू हो गया है। वो लगातार गाजा पर बम गिरा रहा है। गाजा के निहत्थे लोगों पर भी रहम नहीं खा रहा। 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों बच्चे मर चुके हैं। इजराइल के इन अंधाधुंध हमलों ने ही नेटो के लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि नेटो तो एक अलग मोर्चे पर बुरी तरह फंस गया है। नेटो और अमेरिका इस वक्त यूक्रेन को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका इस वक्त रूस, चीन और ईरान जैसे अपने सबसे बड़े और खूंखार दुश्मनों से भिड़ा हुआ है। ऊपर से अब इजराइल के साथ खड़े होने की वजह से मुस्लिम देश भी नेटो को आंख दिखा रहे हैं। लेकिन इजराइल अपने कदम खींचने को तैयार नहीं। इसी वजह से नेटो का अहम सदस्य फ्रांस आग बबूला हो गया है। उसने इजराइल को एकदम साफ लफ्जों में चेतावनी दे दी है कि हमास से लड़ने के नाम पर इजराइल पूरे के पूरे गाजा को निशाना नहीं बना सकता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कह दिया है कि इजराइल एकदम साफ साफ बताए कि वो इस जंग से क्या हासिल करना चाहता है।
इजरायल रट लगाए बैठा है कि जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर देता तब तक वो हमले बंद नहीं करेगा। इसी बात पर मैक्रो ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर इजरायल को हमास को खत्म करना है तब तो अगले 10 साल तक लड़ाई खत्म ही नहीं होने वाली। तो क्या इजरायल 10 साल तक ऐसे ही बमबारी करता रहेगा? On est à un moment où les autorités israéliennes vont devoir définir plus précisément leur objectif et l'état final recherché. La destruction totale du Hamas, qu'est-ce que c'est et est-ce que quelqu'un pense que c'est possible? Si c'est ça, la guerre durera 10 ans. यही मैक्रो 1.5 महीने पहले तक कह रहे थे कि हमास से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को उसी तरह एकजुट होना चाहिए जैसे आईसिस के आतंकियों से लड़ने के लिए हुई थी। तुर्की जैसा नाटो का ताकतवर देश तो शुरुआत से ही दूसरे पाले में है, वो हमास के साथ खड़ा है और नेतन्याहू को हत्यारा और चोर बता चुका है। तुर्की तो नाटो को भुलाकर साफ कह रहा है कि मुस्लिम देश एक साथ आएं और इजरायल को सबक सिखाएं। स्पेन के प्रधानमंत्री तो ये कहकर इजरायल को इतना गुस्सा दिला चुके हैं कि वो गाजा में मानवाधिकारों का पालन नहीं कर रहा। नाटो का तीसरा सदस्य इटली भी कह रहा है कि हमास और इजरायल अपना युद्ध बंद करें। नाटो परेशान हो गया है। जब तक इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम चल रहा था वो चैन की सांस लिए बैठा था, लेकिन युद्ध विराम के बाद जब से इजरायल ने गाजा पर अपना फाइनल अटैक शुरू किया है तब से नाटो का हार्ट फेल होने को है। वो यूक्रेन पर फोकस नहीं कर पा रहा। अमेरिका का ध्यान भी यूक्रेन से हटकर इजरायल पर चला है और इसका पूरा फायदा मिल रहा है रूस को। पुतिन यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी बात ने नाटो की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन जीत लिया तो नाटो का वजूद मिट्टी में मिल जाएगा। और 74 साल पहले नाटो बना ही था रूस से लड़ने के लिए। एक तरह से पूरे यूरोप को इजरायल ने फंसा दिया है और इसका सबसे बड़ा फायदा उठा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। क्योंकि जब दुनिया गाजा में इजरायल की बमबारी देख रही है, जब दुनिया गाजा में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत देखकर हैरान है, जब अमेरिका के समुद्री बेड़े इजरायल को बचाने के लिए भूमध्य सागर में डेरा डाले हुए हैं, पश्चिम एशिया में जंग के नए फ्रंट खुलने लगे हैं, हालात ऐसे हैं कि दुनिया को परमाणु हमले से लेकर वर्ल्ड वॉर शुरू होने का डर सता रहा है, तब पुतिन की फौज ने यूक्रेन के करीब 15,000 सैनिकों को मार डाला है। और यह काम उसने सिर्फ 3 हफ्तों में किया है। यानी हर हफ्ते पुतिन यूक्रेन के 5,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मतलब साफ है कि गाजा की गलियों में हमास और इजरायल के युद्ध के बीच एक जंग ऐसी भी है जिससे पूरी दुनिया का ध्यान भटक चुका है। लेकिन यूक्रेन में रूस जो कहर बरपा रहा है उसको रोकने वाला ना अब अमेरिका बचा है ना ही नाटो। यूक्रेन में इस वक्त तबाही इस पैमाने पर हो रही है कि ज़ेलेंस्की के पैरों तले जमीन कब खिसकेगी उनको भी नहीं मालूम।